शहर की अहम मसाजिद में नमाज जुमा की बगैर एलानिया पाबंदी पर अवाम परेशान। इंतजामिया बंदशों के वजूहात बताने में कासिर। दरगाह, खानका और मरकजी जामिया मस्जिद में मुसलसल दूसरी जुमा भी नहीं हो सकी इज्तिमाई नमाज। देवसर कुलगाम में सियासी वर्कर को हलाक करने के वाक़े पर लवाहिकीन ने खदशात का किया इजहार। कहा, पुलिस थाना, फौजी कैंप और मुहर्रम सिक्योरिटी के बीच कैसे हुआ हमला। गवर्नर से मामले की निस्बत तहकीकात का किया मुतालबा। और खरीव पापुर में फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। फौज ने जाई मौका से हथियार किए बरामद। मारे गए मिलिटेंट पर आम शहरी को कत्ल करने का था इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में और भी खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं शहर श्रीनगर का, क्योंकि शहर श्रीनगर के अंदर आज मुतअद्दिद मसाजिद और खानकाहों के साथ साथ दरगाह हजरत बल में खबरें आ रही हैं कि नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा न हो सकी है। हालांकि इस हवाले से हमने सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की थी कि आखिर आज पाबंदियां अगर यहां रहती हैं तो किन वजूहात के बिना पर। और श्रीनगर वक्फ बोर्ड जो है उनके साथ भी हमारी बात हुई है, ताहम उन्होंने कहा कि 25 अफराद को या 25 नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की इजाजत थी, लेकिन जो बड़े इज्तिमात है उन पर पाबंदी आई थी। ताहम उन्होंने भी खुलकर कुछ भी कहने से इनकारी किया है। आपको बताते चले कि दरगाह हजरत बल के विजुअल्स आप देख रहे हैं। आज जब यहां नमाजी आए नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि खानका हो या जामिया मस्जिद श्रीनगर हो या दरगाह हजरत बल हो, यहां पर हर जुमा दूर दराज इलाकों से नमाजियों का तांता बंदा रहता है। लेकिन आज जब यहां पर नमाजी आए तो पता चला कि यहां पर आज बंदिशें आयद की गई हैं। आखिर ये बंदिशें क्यों आयद की गई थी? क्या इस हवाले से सरकार की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई वजाहत आई है? ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं सीधे दरगाह हजरत शरीफ, जहां पर हमारे साथी अमजद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमजद, जानना चाहेंगे आज शहर की अहम कुछ मसाजिद के अंदर, खानकाहों के अंदर और दरगाह के अंदर भी खबरें आ रही हैं कि इज्तिमाई जो इज्तिमात है नमाज जुमा के वो मुनक्कद नहीं हो पाए हैं। इससे पहले जो जुम्मा गुजरा है उस वक्त भी यहाँ पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन आज मुसलसल दूसरे जुमा वजूहात क्या बताए जा रहे हैं, क्यों कर यहाँ पर जो है पाबंदी आयद की गई थी? देखिए हिलाल, जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें 6 अगस्त की बात करनी पड़ेगी। यानी 6 अगस्त को किस तरह से प्रशासन ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद के अंदर अब से नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जितनी जुम्में आई हैं, आज दूसरी जुम्मा है, लगातार जामिया में दूसरी बार नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। याद रहे इससे पहले जब ऑर्डर आया था तो उसमें बताया गया था कि कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए गए जो ऑर्डर्स हैं उनमें महज 25 लोगों की गैदरिंग एक ज़ियारत के अंदर, मस्जिद के अंदर या किसी भी रिलीजियस प्लेस के अंदर देने की इजाजत दी गई है। लेकिन जब हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो ज़ियारत गाहों की आप बात करें, दरगाहों की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और लोग हजारों की तादाद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और आज के दिन में भी अगर कहें तो 100, 150, 200 के आसपास लोग यहाँ मौजूद थे जो नमाज पढ़ने के लिए आए थे। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स को नजर में रखते हुए प्रशासन ने इन जगहों को नमाज के लिए बंद करने का फैसला कर दिया है। श्रीनगर की जामिया मस्जिद के इलाके में जब हम लोगों ने थोड़ी तहकीक की तो वहां मालूम पड़ा कि मैजिस्ट्रेट वहां पहुंचे थे और उन्होंने लोगों को वहां पर नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया और दरवाजे पर ताला लगाकर चले गए। और अभी भी वो ताला वहां पर लगातार लगा हुआ है। दरगाह हजरत बल पे हम मौजूद हैं। नमाज तक के वक्त तक ये जो मस्जिद है नमाजियों के लिए बंद थी। उसके बाद काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे जो इकट्ठे हुए थे, शोरगुल उठा, जिसके बाद फिर यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिली। इजाजत तो दी, लेकिन एक तरह से प्रशासन मूड में नहीं था कि आज भी यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। लेकिन लोगों के जोर की वजह से यहाँ पर नमाज की इजाजत मिली है। यानी अगर अथॉरिटी के हिसाब से बात करें, ऑफिशियली यहाँ पर आज भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। यानी आप दरगाह हजरत बल का जिक्र कर रहे हैं जहां पर लोगों ने नमाज अदा की हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी कि यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा हों, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नमाज अदा की गई। तो उस दौरान यहाँ कोई धक्कम धक्का या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई है?
देखिए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनका ये कहना था कि शुरुआत में तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकार कर दिया था कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, लेकिन जो आने वाले यहाँ पर नमाजी हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की खिलाफवर्जी की और वो लोग अंदर चले गए नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन अभी अगर हम देखें जो तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं वो बहुत अजीब तस्वीरें हैं, क्योंकि जो घूमने के लिए लोग आए हैं उनके लिए दरगाह खुली है। बिल्कुल अमजद, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ये तस्वीरें दिखाएं हमारे नाज़रीन के लिए। अगर यहाँ घूमने फिरने के लिए इजाजत है तो नमाजियों के लिए इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ही मसला है तो फिर यहाँ जो घूमने वाले लोग हैं उन्हें भी जो है इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप वो तस्वीरें दिखाएं अगर कहीं पर क्राउड है। हिलाल अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं, आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करें और आपको नजर आएगा कि कितने यहाँ पर लोग हैं जो मौजूद हैं नमाज के लिए, जो नहीं आए हैं घूमने के लिए आ रहे हैं, और उनमें भी किसी तरह का कोई कोविड प्रोटोकॉल एसओपी नहीं है, कोई मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लोग कहीं ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और उन्हें अलग किया जा रहा है। लेकिन जब नमाजियों की बात आए तो उस समय कोविड प्रोटोकॉल्स आते हैं, उस समय कोविड के सारे गाइडलाइन सामने आती हैं और लोगों को कहा जाता है कि आप इज्तिमाई नमाज नहीं पढ़ सकते। महज 25 लोगों को इजाजत है, आप 100 से ज्यादा यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं, इसलिए आपको नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। यानी जम्मू कश्मीर के लोग आज के दिन में एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आप सोशल गैदरिंग्स करवा रहे हैं, एलजीज के फंक्शन के अंदर 900 से ज्यादा लोगों को इनविटेशन चले जाते हैं हाई टी के लिए, उसके बगैर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे पर गैदरिंग्स होती हैं, लेकिन जब कोविड की बात आए तो महज स्कूल और मस्जिदें और रिलीजियस प्लेसेस क्यों बंद रखी गई हैं, ये सवाल लगातार श्रीनगर के लोग बिल्कुल अमजद, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल भी बहुत जरूरी है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर जो सवालात है वो जहनों के अंदर जन्म लेते हैं कि आखिर अगर सरकारी फंक्शंस होती हैं जहां पर लोगों की बड़ी भीड़ होती है और उसके साथ साथ जो दीगर इज्तिमात होते हैं जहां पर लोगों की बड़ी भीड़ होती है, तो फिर सिर्फ मसाजिद के अंदर नमाज अदा करने पर पाबंदी क्यों है? और न सिर्फ इन 2-4 मसाजिद को छोड़कर बाकी जितने भी शहर के अंदर मसाजिदें हैं वहां पर तो नमाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक अदा की गई है। शहरों देहात में भी हमने देखा कि नमाजें जो है मामूल के मुताबिक अदा की गई हैं, लेकिन कुछ एक मसाजिद पर, खानकाहों पर, दरगाह पर यह पाबंदी बिल्कुल इलॉजिक लग रहा है। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ बात भी की है उनका कहना है कि अगर सरकार का इस तरह का भी कोई प्रोग्राम था तो फिर उन्हें मुत्तला कर लेना चाहिए था आम लोगों को भी, और इस हवाले से बाज़ाब्ता इश्तिहार होने चाहिए थे कि जनाब फलानी जुमा की जो नमाज है वो 25 लोग ही यहाँ पर आते होंगे। तो क्या इस तरह से कोई इश्तिहार या लोगों को जानकारी दी गई थी? देखिए, इश्तिहार और जानकारी तो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि हर संडे जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन आती है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक गाइडलाइन देती है जिसमें वो बताती है, वजाहत करके पूरी तरह से कि किस तरह चेंजेस आई हैं कोविड प्रोटोकॉल्स में, एसओपीज क्या रहेंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या रहेगा, जिसके चलते स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की भी एक नया ऑर्डर जारी करती है, जिसमें उन्होंने पिछली बार जो ऑर्डर आया था उसमें बताया था कि महज 25 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। सारे रिलीजियस प्लेसेस में इनफैक्ट 25 लोगों की गैदरिंग पर इजाजत मिलेगी। अगर हम इन बड़ी मस्जिदों की या फिर जामियाओं की, जिस तरह से आप दरगाह की बात कर रहे हैं, जामिया श्रीनगर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, और जो कोविड प्रोटोकॉल है, बहस कहना चाहिए है, जरूरी है कहना कि उस पर ख्याल नहीं रखा जाता, और जिस तरह से लोग उस समय जोश में होते हैं ख्याल नहीं रहता कोविड प्रोटोकॉल। बिल्कुल अमजद, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने भी कई सारे अफसरान को रजू किया होगा कि आप हमें इस हवाले से बताएं ताकि जो आपकी आवाज है, जो हुकूमत का फैसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, उसे आवाम तक पहुंचाया जाए। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, आप भी गए, तो आपसे बात करने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या वजूहात हैं कि वो इस पर बात नहीं करना चाहते हैं? देखिए, कुछ आला अफसर हैं जिनके पास हम पहुंचे, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि आज के हवाले से बताया जाए कि नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। अगर 25 ही लोग हैं तो 25 को भी क्यों अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और वजाहत कहां पर थी? तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि हमने पहले ही एडवर्टाइज कर दिया है कि महज 25 लोग ही जा सकते हैं, यानी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 25 लोगों को इजाजत है। उसके बाद मस्जिद कमेटी का फैसला होता है कि वो नमाज पढ़ने दे या ना दे, और वहां पर मौजूदा जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं वो तादाद को देख करके जो इजाजत है वो देते हैं, या फिर अगर रुकावट है तो वो भी करते हैं तादाद को देखते हुए कि कितने लोग वहां पर पहुंच चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। क्योंकि एसओपीज प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाना मस्जिद कमेटीज का, वक्फ बोर्ड का और मौजूदा सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए, क्योंकि एक इलॉजिक सा यहाँ पर नजर आ रहा है कि कुछ एक मसाजिद पर पाबंदी आयद की गई है और यहाँ पे कहा गया है कि 25 अफराद ही एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोग थे उनकी ये भी शिकायत है कि अब 25 को भी अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। न सिर्फ इतना, बल्कि अगर गाइडलाइंस है तो पूरी जम्मू कश्मीर के लिए होने चाहिए, क्योंकि दरगाह, जामिया मस्जिद से बढ़कर भी बड़ी कई सारी मसाजिद हैं जहां पर लोग हजारों की तादाद में जमा होते हैं, और अगर कोविड का खतरा है तो यह खतरा वहां पर भी लाहिक हो सकता है। तो इस तरह से किस लॉजिक को या कौन सा लॉजिक बताकर एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से यहां पर ये हुक्म इम्तिना जो है लागू किया गया है, इस पर भी लोग तशवीश में हैं, तजब्जुब में हैं, और लोग
एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहते हैं कि वो अपनी पॉलिसी वाज़ह करे और जब भी कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम आइंदा हो तो कम से कम आम लोगों को उस हवाले से जानकारी फराहम की जाए, वरना दूरदराज इलाकों से जो नमाजी इन दरगाहों में, खानकाहों में, मसाजिद में जिनकी अकीदत इनके साथ जुड़ी हुई है, नमाज जुमा के मौके पर यहाँ पर आते हैं लेकिन फिर बगैर नमाज अदा किए हुए उन्हें वापस जाना पड़ता है, जो कभी भी और किसी भी सूरत में ना ही उन्हें बर्दाश्त है और ना ही वो इसे अप्रोप्रिएट समझते हैं। नाज़रीन, बात करते हैं कुलगाम के दिवसर इलाके की, जहां पर कल शाम नामालूम बंदूक बरदारों ने गुलाम हसन नामी अपनी पार्टी के एक लीडर पर गोलियां चलाई और उसे हलाक कर दिया। लेकिन जो गुलाम हसन के लवाहिकीन हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई, क्योंकि आज अपनी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पर गया था और गुलाम हसन के लवाहिकीन के साथ उन्होंने ताज़ियत भी की है, और ताज़ियत पुरसी के दौरान जब उन्हें मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो गुलाम हसन के फर्जंद ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि जो इलाका या जहां पर उनका घर है उसके आधे किलोमीटर रेडियस में फौज का कैंप भी है और पुलिस का थाना भी है। न सिर्फ इतना, कल मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख थी, आशूरा था, और आशूरा के पेश नजर उनके आसपास सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। लेकिन क्या वजूहत है कि सिक्योरिटी हसार में, सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच उनके घर में दाखिल होकर बंदूक बरदारों ने उनके वालिद को गोलियों का निशाना बनाया। उन्होंने इस हवाले से खदशात का इजहार किया और खदशात का इजहार करते हुए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले की बारीक बीनी से तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनके 2 भाई जो बाकी हैं वो पुलिस यानी बेल्ट फोर्स में फौज के साथ वो काम कर रहे हैं और फौज और पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह हो जाएगा तो फिर यहाँ पर सेफ ही कौन है। उनके फर्जंद ने क्या कहा गुलिस्तान ने उसके साथ बात करते हुए, आइए आपकी नजर करते हैं। मोहर्रमुल हराम सिक्योरिटी सारी टाइट, यह पाई तमाम सिक्योरिटी टाइट। तो वन मे आर्मी कैंप 1 किलोमीटर तह थान तह 1 किलोमीटर। सैनिस मालिस कत आव सिक्योरिटी जुरिडिक्शन में टास दिन, अत आला तहकीकात कर बोझ तुम वो नोटिस आयो यम प्रिंट आउट, यह अक्सरी पर्सन तंजीमी नोटिस, अगर सा हमें कोई गिला शिकवा नहीं था। तुम वो यम नोटिस प्लान लिखित बे बार त्रे बेल्टस मज हुकूमत कर अपील अस दिव शेल्टर, अस माइग्रेंट गि खतर तैयार। यम सोन मोल मोरुक रात अस मारन पका, मे 2 बोय आर्मी मज पान फौजस मज, अस दिव गवर्नर साहब अपील कर। लवाहिकीन के तासुरात आपने सुने, कई खदशात का उन्होंने इजहार किया और उनका मानना है कि सिक्योरिटी जोन में होकर यानी सिक्योरिटी के दायरे में हसार में रहकर उनके वालिद को मारा गया है। किसने किया है कोई नहीं जानता है, लेकिन खदशात का उन्होंने इजहार किया है और साथ ही साथ उन नोटिस का उन्होंने हवाला दिया जो शायद और गालिबन उन्हें धमकी देने के हवाले से या उनके वालिद को धमकी देने के हवाले से दी गई थी। लेकिन अगर ये धमकियां दी गई थी, क्या उन्होंने पुलिस की नोटिस में ये चीजें लाई, और अगर पुलिस की नोटिस में लाई हैं तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये भी अब मामला जो है तफ्तीश के काबिल है और इस पर लवाहिकीन कार्रवाई चाहते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि यहाँ पर अपनी पार्टी का एक वफ्द भी आया हुआ था, जैसा कि हमने पहले ही कहा, गुलाम हसन मीर की क़यादत में ये वफ्द यहाँ पर मौजूद था जिन्होंने लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की। और इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने भी मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने ऐसे हमलों की मजम्मत की है। और गुलाम हसन मीर ने कहा कि गुलाम हसन यानी मरहूम गुलाम हसन जो कि अपनी पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे, जिन्हें हलाक किया गया है, वो अवाम की खिदमत करते थे, करना चाहते थे, लेकिन बाज लोग ऐसे हैं जिन्हें उनकी खिदमत अच्छी नहीं लगती थी, तो वजह यही है कि उससे मारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि थ्रेट परसेप्शंस को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से इन मामलों को एड्रेस करने में नाकाम हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि बंदूक बरदारों के नाम उन्होंने एक पैगाम देते हुए कहा कि आइडियोलॉजीज की जो लड़ाई है उसको बंदूक से खामोश करना कतन भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुलाम हसन मीर ने मजीद क्या कहा, आइए आपके लिए पेश करते हैं। जो ये खून खराबा हो रहा है, सिविल किलिंग्स हो रही है,
नहते लोग हैं, इन पर गोलियां चलाना ये बिल्कुल गलत बात है। जितनी भी इसकी कंडेमनेशन की जाए, कंडेमनेशन करनी है। साथ ही यहाँ कौन टारगेट बनता है, यहाँ कौन नहीं टारगेट है। हर जगह आप देखेंगे यहाँ गोली चली इस अपने साथी पे, यहाँ हर कोई उसके किरदार की, उसके लोगों की खिदमत की बातें करता है। शायद ही किसी को खटकता है कि यहाँ कोई बंदा ऐसा नहीं है जो लोगों की खिदमत करे, जो लोगों का सहारा बनने की कोशिश करे। वो लोगों को खिदमत करने का मकसद शायद उनको पसंद नहीं, और इसी लिहाज से ये लोग टारगेट बनते हैं जो लोगों की खिदमत करना। जिस परसेप्शन है उसको उसमें सरकार की पूरी लग रही है, सरकार उसमें पूरी तरह से काबिल नहीं है इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में। लेकिन सच्ची मेरा उनसे जो नाज़रीन, जब देखा जाता है तो साउथ कश्मीर के अंदर ही एक हफ्ते के अंदर 2 सियासी लीडरान को या कारकुनान को गोली का निशाना बनाया गया है। यानी ये कह सकते हैं कि साउथ कश्मीर के अंदर अब जो सियासी लीडरान हैं वो टारगेट बने हुए हैं। और इन्हीं खदशात के पेश नज़र, इसी डर और खौफ के पेश नज़र आज शहर श्रीनगर के अंदर कुछ सरपंचों ने, कुछ पंचों ने और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट से, जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ वाबस्ता है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट के दौरान इनका मुतालबा है कि जहां साउथ कश्मीर के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर अब सियासी लीडरान निशाना बन रहे हैं, तो फिर इनकी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके सेहत की, इनकी तंदुरुस्ती की और इनकी जिंदगी की जमानत कौन दे सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि वो बगैर सिक्योरिटी हैं। तो यही वजह है कि आज इन कॉर्पोरेटरों ने, इन पंचों सरपंचों ने श्रीनगर में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत कुछ सोचती नहीं है, बल्कि जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे और उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ देने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन अब सरकार कुछ सोचती नहीं है। लेकिन सरकार देख भी रही है कि कैसे सियासी लीडरों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इस तरह से उनका यह भी कहना है कि वो कब तक होटलों के अंदर रहेंगे, कब तक वो होटलों के अंदर अवाम की तर्जुमानी करेंगे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से उनका मुतालबा है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम किया जाए और घरों के अंदर भी उन्हें गहरत फराहम की जाए। हम यहाँ सब इकट्ठे इसलिए हुए हैं, कल जो किलिंग हुई है तो उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। हमारा मुद्दा और मकसद है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। हम गवर्नमेंट से, खासकर हम एलजी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। हम यहाँ होटलों में बैठने नहीं आए हैं, हमें डेवलपमेंट करनी है, वार्डों में जाना है, एरिया में जाना है। तो हमें यहाँ मरने नहीं आए हैं। अगर आपने हमें मरने के लिए उठाया। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं खरीव पांपोर की। सिक्योरिटी सिनेरियो की ही बात हो रही है। कहीं पर किसी सियासी शख्सियत को, सियासी लीडर को मारा जाता है, कहीं पर उनकी शख्सियत के बाद, उनके मारे जाने के बाद लोग खुद सिक्योरिटी की कमी महसूस कर रहे हैं और शहर के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान खरीव पांपोर का जो ये इलाका है, जहां पर दौरान शब से ही लगभग रात के 2 बजे से ही फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी थी। और इस झड़प में अल सुबह ही फौज ने 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। फौज का मानना है कि यहां मुसैब अहमद, जो कि एक लोकल मिलिटेंट था, उसकी भी मौत वाक़ा हुई है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया जा चुका है। और पुलिस का मानना है कि जो मज़कूरा मिलिटेंट यानी मुसैब अहमद, वो एक पियोन जावेद अहमद मलिक साकिने लरगाम, उसके कत्ल में भी मुलविस था। और इस तरह से दोनों मिलिटेंटों को हलाक करने के बाद पुलिस ने इससे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। और पुलिस का मानना है कि उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं और दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा नहीं बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट तंजीम से था। नाज़रीन, रवा माह की 18 तारीख को लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ से आपको याद होगा कि कुछ बच्चे इस पार आए हुए थे। उनकी मशकूक नकल हमल देखने के बाद फौज ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ था। उनसे पूछताछ भी की गई है और बाद में पता चला कि वो यहाँ पर आए हुए थे, वो मछली पकड़ रहे थे और उसके बाद यहाँ पर दाखिल हुए थे। और यहाँ पूछताछ करने के बाद फौज ने उन्हें अपने साथ रखा और बिलाखिर आज इन तीनों बच्चों को, जिनकी उम्र 19 साल से कम बताई जा रही है, जो गलती से इस पार आए हुए थे, आज उन्हें पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तानी फौज से हवाले करने से पहले हमारे नुमाइंदों ने इन बच्चों के साथ बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं।
जी मेरा नाम मलक दानियाल खान है। मलिक जी, कैसे आपका LOC के इस तरफ आना हुआ? जी हम मछलियाँ पकड़ रहे थे, तो मछलियाँ पकड़ते गलती से हम बॉर्डर पार कर गए। तो यहाँ जब आप पहुँचे तो सेना ने आपको अपनी हिरासत में लिया, तो कैसा आपको? जी सेना के जब इन लोगों ने हमें अपनी हिरासत में लिया तो इन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया, आराम से बात की, अच्छी बातें की, कोई बुरे तरीके से पेश नहीं आया। जी इंडियन आर्मी का बर्ताव हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या पैगाम देंगे आप अपने देशवासियों को? और जी हम उन्हें ये कहते हैं कि उन सबको मिलकर इकट्ठे रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। हम त्रोटी पकड़ते पकड़ते आगे आए, बॉर्डर क्रॉस कर, उधर से हमें इन्होंने पकड़ के इधर ले आए, फिर हमसे सवाल किए हैं, खाना खिलाया है, फिर सुला दिया, फिर सुबह हमें घुमाने ले गए, ग्राउंड दिखाया है, स्कूल दिखाया है, मस्जिद दिखाई है, उधर से फिर वापस लेके कह रहे थे कल आपको घर छोड़ के, फिर अभी उन्होंने मैंने कपड़े दिए कहा कि ये लगा के कल आप उन्हें घर चले जाना, फिर अभी तैयार होंगे तक कह रहे थे अभी घर चलेंगे। Today I shall be briefing you on the 3 individuals from Pakistan occupied Jammu and Kashmir who were apprehended by Indian Army recently. At approximately 3:45 p.m. on 18th August 2021, Indian Army personnel deployed along the line of control in Poonch sector through a well-coordinated and established surveillance grid system observed suspicious movement in the line of control toward नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्मार्ट मीटर्स को मुतारिफ कराया गया है, यानी अब मुतारिफ ही नहीं बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर स्मार्ट मीटर्स को कई कॉलोनीज के अंदर नस्ब किया जा रहा है। आपको बताते चले कि स्मार्ट मीटर क्या है। ये बिजली के लिए एक मखसूस मीटर है और इसमें काफ़ी स्मार्टनेस होगी, और स्मार्टनेस कैसे होगी वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। यानी ये मीटर जो है ये एक ऐप के जरिए ऑपरेट हो जाएंगे, यानी अगर आप घर से बाहर भी हैं तो आप मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद ऐप के जरिए इसका कंट्रोल संभाल सकते हैं। न सिर्फ कंट्रोल संभाल सकते हैं बल्कि आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ये स्मार्टनेस इस मीटर में नस्ब की गई है। तो इन्हीं मीटरों को अब श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर तजुर्बाती बुनियादों पर लगाया जा रहा है, और डिपार्टमेंट जो बिजली है उनका कहना है कि ये प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर होंगे, यानी जो बिल होगा वो आपने अदा करना होगा। आप पहले से ही पैसा भी उसमें डाल सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज के बाद वक्तन फौक्तन आपको इंटीमेट किया जाएगा कि आपका बैलेंस कितना है। जैसे आपके मोबाइल फोन में बैलेंस, रिचार्ज बैलेंस के बारे में मालूमात आपको दी जाती हैं, वैसे ही इस मीटर के हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा कि आपने कितनी बिजली खर्च की है और कितनी बिजली खर्च करना बाकी है और कितना रिचार्ज आपके इस एप्लीकेशन या मीटर में है। तो इस तरह से मुख्तलिफ इंजीनियर साहिबान की मौजूदगी में आज इसे फ्रेंड्स एनक्लेव एयरपोर्ट में भी नस्ब किया जा रहा था। इसमें पहले बेनिफिट यही रहेगा कि जो रीडिंग्स प्रॉपरली नहीं आ रहे थे वो अब अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक आ जाएंगे हमारे पास। प्लस में इसमें प्रोविजन ये भी है प्रीपेड प्लस जो पोस्टपेड है, तो इसकी जो रीडिंग्स अब मतलब जो भी फीचर्स अभी है आगे जाके हम सारे कंज्यूमर्स को उसके अवेयर करेंगे। एक ऐप आएगा इसका, ऐप का नाम वो अभी वो मतलब डिपार्टमेंट के साथ उसके बात चल रही है। जब उसका ऐप फाइनलाइज होगा तो वो ऐप उस पर सारा कुछ कंट्रोलिंग होगा, इवन मॉनिटरिंग भी उस पर ऐप पे कर सकते हैं। इवन अगर कहीं पे भी इंडिया में आप कहीं पे भी अपने मीटर को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। प्लस में इसका रीडिंग्स जो भी है वो प्रॉपरली जो कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी वो अब नहीं हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि प्रीपेड का भी ऑप्शन है और पोस्टपेड का भी बहुत ऑप्शन जो एक कस्टमर अवेल कर सकता है। दोनों का ऑप्शन है इसमें। मतलब ये स्मार्ट आप तो समझ सकते हैं, स्मार्ट मीटर का तो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं कि स्मार्ट का क्या कंसेप्ट है। तो ये कंज्यूमर के लिए फायदा है कि पहले में मतलब अननेसेसरी बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती थी, तो उस बेसिस पे अभी ये जो डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम। चलिए नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी, ये मुतल्लिका जेई थे जो बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि स्मार्टनेस में काफ़ी होगी। और आप खुद भी जानते होंगे कि स्मार्ट होने का मतलब और मुराद क्या है। लेकिन
आवाम भी इस चीज से बाखबर नहीं है और आवाम ये भी कहती है कि ऐसे मीटर्स नस्ब करने से पहले अगर आवाम को भी एतमाद में लाया जाता तो ज्यादा बेहतर था। बल्कि इतना ही नहीं, आवाम की जानकारी के लिए इस हवाले से बाज़ाब्ता एक जानकारी मुहिम भी होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को बताया जाता कि इन मीटर्स का इस्तेमाल कैसे होता है और इसके फायदे क्या है। तो इस हवाले से लोग मुतल्लिका डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि ये मीटर्स नस्ब करने से पहले आवाम को बताया जाए और आवाम को जानकारी फराहम की जाए। इनिशिएटिव ये ठीक था, मगर पहले पब्लिक को ब्रीफिंग करनी चाहिए थी, उनको इसके मुतालिक सारी जानकारी देनी चाहिए थी पहले। कईयों को इसको हैंडल करना भी नहीं आएगा, आप करना आपके जेल में रहेगा, वो कैसे हो सकता, लोगों को तो पता ही नहीं है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसमें क्या गारंटी, इसमें भी वही मसला पैदा हो जाए। हम जिन देर इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको, 2-3 महीने के बाद ये पता लगेगा कि ये वो जो हमारी शिकायत थी पब्लिक की थी वो पूरी हुई है कि नहीं, उसमें कुछ एरेडिकेशन हुआ कि नहीं। यानी आप मानते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए फुल स्टॉप, दैट इज मस्ट। लोगों को इनकी जानकारी देनी चाहिए, हाउ टू हैंडल दैट ऐप। और इसमें नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत, इस वादे के साथ अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।